प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। Hello friends, welcome to our Indian polity class and we are discussing constitutional bodies. In the last video we had discussed the State Public Service Commission और इस वीडियो में हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम फाइनेंस कमीशन के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। फाइनेंस कमीशन, एज वी नो, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which works for sustaining the fiscal federalism, okay, and कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि ही और सी कैन एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल पर या फिर जो भी अवधि उन्हें उसके पहले फिट लगे, सुटेबल लगे, वैसे समय पर राष्ट्रपति कर सकती हैं। ओके, सो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी जुडिशियल बॉडी का अर्थ होता है हिंदी में अर्ध न्यायिक निकाय। क्वाजी जुडिशियल बॉडी इज अ बॉडी विच अदर देन इट्स other functions, it also undertakes judicial functions or settlement of disputes. But in the case of finance commission, it is not exactly settlement of disputes, but it is about allocation of the share of resources between center and states. So it adjudicates, we can say in a manner, or allocates the share of taxation resources between center and states and among the states. In that sense, it is called a quasi judicial body. ये क्या करता है, इसे हम अर्ध न्यायिक निकाय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच में जो कराधान है, टैक्सेशन है, उससे हमें जो प्राप्त रिसोर्सेस होते हैं, यानी जो कर से हमें नेट प्रोसीड्स प्राप्त होते हैं, उनका केंद्र और राज्यों में आपस में भी वितरण करने का यह सुझाव देता है कि किस तरीके से उनका वितरण किया जाना चाहिए। सो इन दिस मैनर इट एडजुडिकेट्स और इट सेटल्स द शेयर्स ऑफ सेंटर एंड द स्टेट्स। इन दैट सेंस इट इज कॉल्ड अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। उस दृष्टिकोण से हम इसे एक अर्ध न्यायिक निकाय बोलते हैं, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के बीच में जो कर से संसाधन प्राप्त होते हैं, जो धन प्राप्त होता है, उसके बंटवारे के संबंध में यह सुझाव देता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। नाउ यह जानना जरूरी है कि अभी तक 16 वित्त आयोग की स्थापना की जा चुकी है। At present, the 16th Finance Commission is working under the chairmanship of Dr. Arvind Pangadia और अभी तक 16 वित्त आयोग स्थापित किए जा चुके हैं, है ना? And the Finance Commission, as we discussed, is appointed by the President of India. भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन को और मेंबर्स को। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इस विषय में अगर हम चर्चा करें तो चेयरमैन होते हैं, इसके एक चेयरमैन होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। और जो योग्यता है, यानी कि चेयरमैन और 4 सदस्य मिलाकर इसमें 5 लोग होते हैं। 5 इंडिविजुअल्स, 1 chairman and 4 members. Is there any qualification specified in the constitution? So the constitution gives the power to determine qualifications. योग्यताओं को निर्धारित करने और जिस मैनर में चेयरमैन और मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, उस मैनर को निर्धारित करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दी है कि संसद ये काम करे। चेयरमैन और मेंबर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मैनर क्या होना चाहिए, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ऐसा संविधान में प्रावधान है और इस प्रावधान के अंतर्गत पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के अंतर्गत चेयरमैन और मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशंस सेट किए हैं। क्या सेट किए हैं, इसको थोड़ा हम समझ लें कि चेयरमैन जो है, इन केस ऑफ चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड अंडर द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 दैट द चेयरमैन मस्ट हैव द एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। चेयरमैन का क्वालिफिकेशन क्या है कि उन्हें पब्लिक अफेयर्स का अनुभव होना चाहिए, सार्वजनिक मामलों का उन्हें
व्यापक अनुभव होना चाहिए. दैट इज द क्वालिफिकेशन विच इज made by an act of which is provided by an act of the parliament for the chairperson or the chairman of the finance commission. members के लिए और स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि the parliament in the act has laid down that the members must be selected amongst the following. तो उसमें 4 क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं. पहला क्वालिफिकेशन आपको ये है कि the member should be a high court judge or one qualified to be appointed as a high court judge. तो कौन सदस्य बन सकते हैं? कोई हाई कोर्ट जज या कोई व्यक्ति जज ऑफ द हाई कोर्ट, और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम सो, और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम सो. पहला तो ये बात हो गया. दूसरा कि अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अ पर्सन हु हैज a person with specialized knowledge किस चीज का? फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तीसरा जो क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में सदस्य की नियुक्ति को लेकर, अ पर्सन विथ वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ किस चीज का वाइडर एक्सपीरियंस होना चाहिए? फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय मामलों का और प्रशासन का. फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और जो चौथा उन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन किया है, अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, अर्थशास्त्र का जिन्हें विशेष ज्ञान हो. पर्सन हैविंग स्पेशल knowledge of economics. Okay, so these are the 4 qualifications, and among these the 4 members of the finance commission has to be selected. तो ये आपको क्वालिफिकेशन चेयरमैन के रिस्पेक्ट में और मेंबर्स के रिस्पेक्ट में मेंशन किया गया है. आपको इसको ध्यान रखना है. ये आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी, मेंस परीक्षा में भी पूछा जा सकता है फाइनेंस कमीशन के कॉम्पोजिशन को लेकर. ठीक है, और अलग अलग जो राज्य लोक सेवा की परीक्षाएं हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए और फिस्कल फेडरलिज्म के लिए, वित्तीय संघवाद हो, राजकोषीय संघवाद हो, फिस्कल फेडरलिज्म हो या फिर कोऑपरेटिव सहकारी संघवाद हो, इन सब सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र और राज्य के संबंधों में वित्त आयोग की बहुत प्रमुख भूमिका है. क्या भूमिका निभाता है? तो इट रेकमेंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड एलोकेशन ऑफ सच प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एमंग द स्टेट्स. इसको समझिए. सबसे पहले तो कि जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं, कर लगाने के बाद सरकार को जो धन प्राप्त होता है, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, उसका बंटवारा किसके किसके बीच में? सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच में. इसे हम कहते हैं वर्टिकल एलोकेशन या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरा एमंग स्टेट्स, राज्यों के बीच में, एमंग स्टेट्स, हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये क्या करता है कि केंद्र के हिस्से में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स कितना आना चाहिए और राज्यों को कुल मिलाकर नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस कितना मिलना चाहिए, उस संबंध में फॉर्मूले का सुझाव देता है. और उसके बाद तो ये तो हो गया वर्टिकल एलोकेशन या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल मतलब केंद्र ऊपर है और राज्य हायरार्की में नीचे है. तो केंद्र और राज्य, ठीक है. तो ये हो गया आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. हायरार्की में ऊपर नीचे उस तरीके से मत समझिए, क्योंकि फेडरल सिस्टम में सभी के अपने ऑटोनोमस पावर ड्रॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. कहने का ये मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस दैट दीज टू बॉडीज आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंटली प्लेस्ड, सेंटर एंड द स्टेट्स, दैट इज व्हाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, दूसरा क्या है कि भाई अब राज्यों के खाते में जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स गया, तो किस राज्य को कितना उसका शेयर मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, इसका निर्धारण
तो राज्यों के बीच में जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, राज्यों के बीच में आपस में बंटवारा। एज द स्टेट्स दे आर इक्वली प्लेस्ड, तो राज्यों के बीच में आपस में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का बंटवारा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द स्टेट्स अमंग देमसेल्फ, राज्यों के बीच में आपस में उसका बंटवारा। अच्छा, दूसरी चीज कि उन सिद्धांतों का निर्धारण करना टू डिटरमाइन सच प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स बाय द सेंटर। हम जानते हैं कि केंद्र क्या करता है, राज्यों को ग्रांट्स इन एड देता है, वित्तीय उन्हें संसाधन के रूप में ग्रांट इन एड प्रदान करता है। तो टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, उस राज्य के कंसोलिडेटेड फंड को और मजबूत बनाने के लिए, तो उस ग्रांट इन एड के ट्रांसफर के पीछे क्या सिद्धांत होने चाहिए। ऐसे तो आर्बिट्ररी तरीके से राज्य को ग्रांट इन एड दे नहीं सकता है, तो व्हाट प्रिंसिपल शुड बी देयर, सो द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर, इस चीज का भी सुझाव देना फाइनेंस कमीशन का फंक्शन है। तीसरी बात ये हो गई, द मेजर्स दैट हैव टू बी टेकन, द मेजर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑगमेंटिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, consolidated fund of the state to improve the resources of panchayats and municipalities। तीसरा क्या फंक्शन है, measures needed to augment the consolidated fund of a state, किस लिए, to improve the resources of panchayats, पंचायत के लिए संसाधनों को और अधिक मजबूत बनाना, municipalities, ठीक है, टू इम्प्रूव द रिसोर्सेस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। हम जानते हैं कि राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी प्रावधान किया गया था पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए। तो उनकी अनुशंसा के आधार पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेस को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से राज्य के कंसोलिडेटेड फंड को मजबूत बनाने के लिए क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, उस संबंध में सुझाव देने का कार्य करता है। बात आ रही है समझ में। स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, तो उस कंसोलिडेटेड फंड को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे और उसमें बढ़ोतरी लाई जाए, किस उद्देश्य से, तो राज्य वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार जो पंचायत और नगर पालिका, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के रिसोर्सेस को बढ़ाने के उद्देश्य से कंसोलिडेटेड फंड में क्या मेजर लिए जा सकते हैं, उसका रिकमेंडेशन देना। और चौथा जो फंक्शन है, टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन मैटर रेफर्ड टू इट और टू रेकमेंड ऑन द मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी मामले को रेफर किया गया है फाइनेंस कमीशन को, तो उस पर अपना सुझाव प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति को अपना सुझाव देना। तो ये 4 महत्वपूर्ण फंक्शन जो हैं वह आपको फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझें कि इसका एडवाइजरी रोल, फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो क्या है, एडवाइजरी रोल है। अभी जो हमने फंक्शंस पढ़े, तो फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस में जो रिकमेंडेशंस की बात आती है, such recommendations are not binding on the government. It is very important to note down that the recommendations of finance commission, the recommendations are not binding on the government or the president of India. Okay, लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अब ऐसा पूर्व में भी, जैसे जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे राजमन्नार, पीवी राजमन्नार, तो पीवी राजमन्नार का भी ये कहना था कि भले ही इसके जो फंक्शंस हैं वो रिकमेंडेशंस देने के हैं, एंड द रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज हैविंग कंपेलिंग रीजंस फॉर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। बात आ रही है समझ में। तो हालांकि इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, लेकिन चूंकि इसका जो महत्वपूर्ण स्थान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में है, तो इसके रिकमेंडेशन को सरकार को मानना चाहिए, बशर्ते कि कोई वैसा बहुत कंपेलिंग रीजन ना हो। ऐसा चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष
पीवी राजमन्नार ने कहा था। ठीक है, तो वित्त आयोग के संबंध में इस चीज को समझना जरूरी है कि इसका रोल एडवाइजरी है और हालांकि यह राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्तीय संसाधनों का बंटवारा है उसको लेकर कार्य करने वाली बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। तो फाइनेंस कमीशन के संबंध में इन चीजों को जानना जरूरी था, ये उसका एक बुनियादी चर्चा है। अब हम